सर जिसका भी ऑन हो रहा है। हाँ, उसके बाद आपको मीनिंग ऑफ फ्रेंड लिस्ट मेथड, आपको जो लिस्ट बनानी है इस मेथड से बनानी है फ्रेंड के, ठीक है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि सर इतने लोग कहाँ से लाएंगे, और हमारे पास तो लोग ही नहीं है, 10 लोग 20 लोगों की लिस्ट बना के उनकी लिस्ट हम, है ना। और एक चीज और है, शुरू में बिजनेस में आने से पहले हर बंदा सोचता है कि उसकी जो पूरी दुनिया है, ये सामने जो दुनिया दिखाई दे रही है पूरी दुनिया उसकी लिस्ट है कि इसको भी दिखाऊंगा, उसको भी दिखाऊंगा, फलों को दिखाऊंगा, उससे करूंगा, उससे करूंगा, वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा, सब दिमाग में उसने अपनी फिल्म बना रखी है। लेकिन जब इस बिजनेस के अंदर आने के बाद 10-15 प्लान दिखाने के बाद उसकी लिस्ट खत्म हो जाए, अब जो 10-15 लोगों में से 2-4 लोग उसके साथ आए वही पूरी दुनिया हो जाए। पहले क्या था, पूरी दुनिया उसकी लिस्ट थी, अब बिजनेस आने के बाद 2-4 जो लोग आए वो इसकी पूरी दुनिया बन गए। कुल मिला के ऐसा नहीं करना है, 200 लोगों को कमेंट किया तो 200 लोगों को बिजनेस दिखाना है। उसके बाद आप फैसला करेंगे बिजनेस सही है कि गलत है। और उसके बाद आपको जाहिर सी बात है, जब आप इतना कर लेंगे तो जब तक पावर पता लग चुकी होगी, आप यहाँ से लखपति बन चुके होंगे या हो सकता है करोड़पति बन चुके हों 200 लोगों तक पहुंचने तक। आपके 200 लोगों तक पहुंचोगे, जाहिर सी बात है आपकी टीम में भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी चाहते बड़ी होंगी। तो जब तक के तो आपको बिल्कुल नक्शा ही बदल जाएगा सर। तो ईमानदारी से 200 प्लान तो दिखाने दिखाने हैं, आपको हक नहीं है अगर बिना 200 प्लान दिखाए आप इस बिजनेस को गलत या सही ठहराए। ठीक है, इस बिजनेस के अंदर हर हर काम के अंदर एक टाइम पीरियड होता है सर। अगर डॉक्टर ही बनना है तो कम से कम 5 साल चाहिए, मेरे हिसाब से तो 18 साल चाहिए, क्योंकि नर्सरी से आप जोड़ेंगे। और अगर कोई भी काम करना है, अगर कोई भी जो आप काम करते हो बस उसका अंदाजा लगा ले आपने वो काम कितने साल में सीखा और कितने साल के बाद उसने पैसा देना स्टार्ट किया, तो सारे टाइम तो ये भी मांगता है, इसको भी टाइम चाहिए। तो लिस्ट हमें जो बनानी है फ्रेंड लिस्ट के हिसाब से बनानी है। एक्स से फ्रेंड हो गए, आर से रिलेशन, आई से इंस्टीट्यूशन, इनेमीज, और उसके बाद नेबर्स हो गए आपके, और ये डॉक्टर, स्ट्रेंजर। इन सब लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें लिस्ट को तैयार करना है सर। जितना आपके दोस्त हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ, रिश्तेदार हैं उन सबकी लिस्ट बनाओ बनाओ, जितने इंस्टीट्यूट में आपने पहले इसको आप फोकस करेंगे, स्ट्रेंजर बाद में सबसे लास्ट में। ठीक है सर। उसके बाद जो हमारा पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट है, बस सिस्टम के 5 पॉइंट। इसमें सिस्टम का जो पहला पॉइंट है वो है सर, बी ए 100% यूजर। यानी कि आपको सिस्टम का 100% यूजर बनना पड़ेगा और प्रोडक्ट का 100% यूजर बनना पड़ेगा। अगर आप सिस्टम को 100% यूज नहीं करोगे सर, रिजल्ट वो आएगा जो आजम सर का आता है या हाशिम सर का आ रहा है रिजल्ट, जो आजम सर शाह आजम सर का रिजल्ट है। तो कुल मिला के हमें पैसे तो वो चाहिए, जो इनकम तो वो चाहिए जो आजम सर की है, जो एपी सर की है, 25 लाख 50 लाख। और हमारे जो सिस्टम बताया जा रहा है उसको हम 50% 40% यूज कर रहे हैं, सर आ जाएगा। बिना नमक के डाले आप उसके अंदर नमक का टेस्ट ले नहीं सकते, उतना तो डालना पड़ेगा जितना आपको टेस्ट चाहिए। ठीक है। तो 100% हमें सिस्टम को यूज करना है। अगर इनकम चाहते हो अपने सीनियर अपलाइन की जैसी, उनकी जैसी पहचान चाहते हो, उनके साथ जैसा मान सम्मान चाहते हो, उनके जैसे नेम फेम चाहते हो, तो 100% सिस्टम को यूज करते चले आप वहां तक पहुंच जाओगे। ठीक है सर। ऐसा नहीं है कि आप एसी का टिकट लेके आप जनरल वार्ड में सफर करेंगे। अगर एसी का टिकट लिया तो आप एसी में बैठोगे ना सर, क्योंकि आपने पैसा पूरा दिया, सिस्टम पूरा यूज किया। अगर आपने जनरल वार्ड का टिकट लिया तो आप जनरल वार्ड में ही जाओगे सर। और बीच में वहाँ तो सेटिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी से सेटिंग नहीं है सर, यहाँ तो 100% यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है सर, सिस्टम का जो सेकंड पॉइंट है वो है सर, अटेंड ऑल मीटिंग सेमिनार कन्वेंशन। सिस्टम का दूसरा पॉइंट है, आपको सेमिनार मीटिंग कन्वेंशन अटेंड करनी पड़ेगी। जितनी मीटिंग होगी, जितने सेमिनार होंगे, जितने कन्वेंशन होंगी, सारी आपको अटेंड करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई मैं तो सेमिनार के अंदर गया था, मेरा तो कोई गेस्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा जाके, है ना। या मैं तो पहले मीटिंग के अंदर बैठा था, एनडी तो मैंने देख रखी है, एनडी तो मेरे पास आती है, और मेरा तो कोई गेस्ट नहीं है, मैं क्या करूंगा बैठ के। या कन्वेंशन तो भाई देख मैं सकता, इसमें तो खर्चा ज्यादा है। कुल मिला के कोई आपके पास एक्सक्यूज ना होना चाहिए इनमें ना जाने का। और यहीं से आपको चार्जिंग मिलेगी, क्योंकि 15,000 का मोबाइल हो या 15 1.5 लाख का मोबाइल हो, बिना चार्जिंग के डब्बा है तो डब्बा बन जाओगे साहब, अगर मीटिंग सेमिनार कन्वेंशन को अटेंड
नहीं करोगे तो यहाँ से हमें चार्जिंग मिलती है, यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है, जिससे हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर दौड़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे डंडा तो है नहीं ना, कोई सुबह को खड़ा करने वाला है लात मार के चल भाई उठ काम पे जाए स्कूल का। यहाँ पे तो अपनी लगन से, अपनी मेहनत से, अपनी चाह से, अपने जुनून से बंदा उठता है और वही कामयाब होता है सर। अपलाइन भी आपके सिर के नीचे हाथ दे के खड़ा नहीं करना आएगा कि चल भाई उठ जा। अगर आपको लगन होगी तो उसकी कॉल तो आपके पास जरूर आएगी, लेकिन वो घर आके आपके सर के नीचे हाथ नहीं देगा सर। तो कुल मिला के यहाँ से आपको अपने जुनून से, अपनी चाहत से, आपका वजह आपकी जो क्लियर है, लक्ष्य है, वही आपको उठाएगा सुबह को। थर्ड पॉइंट है हमारा सर, रीड द बुक वॉच द वीडियो। यानी कि बुक पढ़नी पड़ेगी सर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हो, क्योंकि इंसान अपनी औकात के हिसाब से कमाता है। अगर आपकी आज इनकम 12,000 रुपए है तो आपकी औकात 12,000 कमाने की। अगर इनकम को बढ़ाना है तो इनकम के पीछे मत भागो, अपनी नॉलेज को बढ़ा लो, इनकम खुद बढ़ जाएगी। ठीक है सर। तो हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है अपनी नॉलेज पे। औकात से मतलब नॉलेज हो रही सर, यहाँ पे कभी कोई इसको माइंड करे या दिल पे ले ले बात को। औकात से मतलब ये है कि नॉलेज को हमें अपने बढ़ाना है। जिसकी जितनी ज्यादा नॉलेज उसकी उतनी ज्यादा इनकम। फॉर एग्जाम्पल जो भी आप काम करते हो, जिस फील्ड में भी हो, आप वहाँ पर अंदाजा लगा ले। अगर आपकी इनकम, आपकी जो सैलरी है 12,000 है, 15,000 है, तो जाहिर सी बात है उसी फील्ड के अंदर उसी काम से कोई 50,000 भी इनकम ले रहा होगा। तो वो 50,000 रुपए क्यों कमा रहा? उसकी नॉलेज 50,000 कमाने की है, मेरी नॉलेज 20,000 कमाने की है। तो हमें नॉलेज को बढ़ाना है, तो इनकम खुद बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। वॉच द वीडियो, ये भी इसका एक पार्ट है। वीडियो आप देखेंगे, यहाँ से भी आपकी नॉलेज बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट आपका रहेगा सिस्टम का, ऑलवेज बी इन टच विद योर अपलाइन एंड डाउनलाइन। हमेशा अपने अपलाइन की, अपने डाउनलाइन की टच में रहना है। अपलाइन की टच में इसलिए रहना है कि जो लेटेस्ट अपडेट हुआ, जो कुछ नई चीज आई, आपको उनसे पता लगता रहेगा। और डाउनलाइन के टच में इसलिए रहना, जो आपने सीखा हो उनको आप सिखा दो, ताकि आपका और आपकी डाउनलाइन का, आपके सबको वो चीजें पता चल सके, जिससे वो बेनिफिट होता है। और अपलाइन और डाउनलाइन के टच में इसलिए भी रहना ताकि आपके अंदर एक करंट मौजूद रहे, एक दूसरे के अंदर से एनर्जी ट्रांसफर होती है सर। अगर आपने सुना कि इसने अभी 4 आईडी निकाल ली और इसका डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई हो गया, वो आपके अंदर आगे लग गई, अच्छा जी मेहनत तो मैं भी पूरी कर रहा था, मेरे मेरे मेरी ये चीज क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाई, तो वो आपको बेचैनी लग गया, अब आप भागोगे दौड़ोगे। तो कुल मिला के डाउनलाइन को और अपलाइन को टच में रखना है हमेशा। डाउनलाइन को इसलिए टच में रखना है ताकि वो डिमोटिवेट ना हो, उनको भी आपको मोटिवेट करना है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है हमारा, मोर प्रोस्पेक्टिंग मोर शो द प्लान। ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग करें और ज्यादा से ज्यादा प्लान करें, क्योंकि हमारा बिजनेस लोगों का बिजनेस है। यहाँ पे कोई आपको शोकेस लगा के या डिस्प्ले करके यहाँ पे आपके कस्टमर नहीं आएंगे सर। हमारी जो रॉ मटेरियल है और लोग हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग ज्यादा से ज्यादा करें, अपनी लिस्ट को बढ़ाएं और शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। क्योंकि जितने ज्यादा प्लान होंगे उतनी ज्यादा आपकी टीम ग्रो करेगी सर। उन्हीं के अंदर से आपके लिए हीरे निकलेंगे। और एग्जाम्पल बहुत सारे लोग होता है कि जी मैंने 10 प्लान दिखा दे, 20 प्लान दिखा दे, मेरे तब तक के कोई ऐसा बंदा मिला नहीं जो हीरा, जिसको मैं हीरा कह सकूं, जिसको मैं लीडर कह सकूं। सर ताश की गड्डी के अंदर 52 पत्ते और 52 होते हैं सर। जो खेलने वाले हैं उनको पता है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे यही बिजनेस में आके पता लगा के 52 पत्ते होता है, उनमें 4 इक्के हैं। तो 4 इक्के आपको 52 लोगों में से मिलेंगे। 52 प्लान दिखाओ, 4 इक्के आपको मिल जाएंगे, फिर 52 प्लान दिखाओ, 4 इक्के आपको मिल जाएंगे। और एक चीज और है, मिसाल के तौर पे अगर आपका हीरा खो जाए, हीरा आपके छूट के गिर गया मिट्टी के अंदर, अब आप उसको ढूंढ रहे हैं। तो जिस टाइम आप ढूंढ रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग को जोर डाल के सुनना, जिस टाइम आप हीरे को ढूंढ रहे होंगे तो आपकी नजर किस पे होगी? जो आप मिट्टी हटा रहे हो उस मिट्टी पे नजर होगी या हीरे पे नजर होगी? आप ढूंढ किस चीज को रहे हैं? बताए मुझे कोई भी एक आधा बंदा माइक को अनम्यूट करके बताए कि नजर किस पे होगी आपकी। हेलो। सर हीरे पे ही होगी। हीरे पे होगी ना? वो क्यों होगी सर? क्योंकि आपको ढूंढना ही हीरा है, मिट्टी तो आप जी। हटा रहे हैं साइड। इसी तरीके से इस फील्ड के अंदर जो आपको हीरे चाहिए ना, जिनको हम इक्के या लीडर बोल सकते हैं, जो आपको आपकी चाहतों तक लेके जाएंगे, जिनके साथ आप मिलकर अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचोगे, तो हमें उनके ऊपर नजर रखनी है। बाकी उन लोगों को मिट्टी समझना जो आपको मना कर रहे हैं, उनको साइड हटाते रहो। कोई बात नहीं, प्लान दिखाया तो मिट्टी समझो, साइड हटा दो। हमें तो तलाश हीरे की है, समझ रहे हैं आप? इस चीज से आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। आपको ये नहीं सोचना यार इतने लोगों को प्लान दिखा दिया अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारी नजर हीरे पे होनी चाहिए सर। ठीक है। मोर प्रोस्पेक्टिंग मोर शो द प्लान। ओके सर। पांचवा पॉइंट है हमारा, 2 गोल्डन रूल्स। इनको याद रखना बड़ा जरूरी है सर। सबसे पहला रूल है हमारा, फर्स्ट रूल है, अपलाइन इज ऑलवेज राइट। आपका अपलाइन हमेशा सही होता है, जो आपको वो बता रहा है सही बताएगा। कभी अपलाइन आपका नुकसान नहीं चाहेगा और आपको वो काम करने नहीं देगा जिसमें आपको नुकसान हो। और अगर आपको उसकी ये एडवाइस या उसका आपका इस तरीके से बताना ये गलत लगता है, तो दूसरा रूल है हमारा, नेवर फॉरगेट द रूल नंबर फर्स्ट। यानी कि पहले, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका प्लान आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पा रहा या वो आपके साथ जागती कर रहा, तो आप पहले रूल को याद कर ले।
यानी कि रेफर हो जाए पहले रूल की तरफ। आपका प्लान हमेशा सही है, और कभी आपको लगेगा प्लान गलत चल रहा तो आप दूसरा रूल हमारा है, आप पहले रूल को याद रखें। ठीक है सर। और छठा हमारा जो है सर, टू इम्पोर्टेंट पी, दो पी है इसके अंदर। पहला पी है क्या है सर? प्लानिंग। ये बड़ी चीज होती है सर। प्लानिंग का मैटर क्या है मैं आपको बताऊं। अगर आपको कल, जैसे मैंने आप लोगों की एनडीटी रखी हुई है, तो अभी आपने कोई प्लानिंग नहीं की, उसकी कोई तैयारी नहीं की एनडीटी को जो करना है। अब आप कर रहे हैं हैंड टू हैंड, एट ए टाइम आप लेके बैठेगा, चलो ये प्लानिंग करो, मुझे शाम को एनडीटी करनी है, मुझे थोड़ी देर में एनडीटी करनी है, तो प्लानिंग नहीं होती सर। प्लानिंग होती है टाइम से पहले। टाइम से पहले आप जिस चीज की प्लानिंग कर रहे हो, जिस चीज के बारे में सोच रहा है कि भाई फला दिन मुझे इस काम को करना है, तो उसको बोलते हैं प्लानिंग। उसको प्लानिंग नहीं बोलते जो आप हैंड टू हैंड कर रहे हो, उसको बोलते हैं हबड़ दबड़। हबड़ दबड़ का मतलब पता है क्या होता है सर? जल्दबाजी। जल्दबाजी वाले काम हमेशा गलत होते हैं सर। तो प्लानिंग करनी है हमें पहले से बैठ के। और जिस तरीके से देखो जियो वाला है, इसने प्लानिंग की थी सन 2006 के अंदर, तब जाके जियो सन 2016 में लॉन्च हुआ, यानी कि 10 साल की इसकी प्लानिंग रही। उसके बाद जियो को लॉन्च किया, तो हमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी सर। प्लानिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। प्लानिंग के ऊपर कम से कम मैं आधे घंटे बोल सकता हूँ, इतने सारे एग्जाम्पल है, इतने सारे इनकी इसके बारे में, इसकी थ्योरी है प्लानिंग के बारे में। ठीक है सर। उसके अंदर थोड़ा समझने की जरूरत है। प्लानिंग जो है वर्क से पहले की जाती है, ना कि वर्क को करने के टाइम पे। ठीक है। दूसरी चीज है पेशेंस, यानी कि हमें यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा जुनून के साथ। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ से इस बिजनेस के अंदर आए और आते यहाँ से जाए आप अगले महीने से हीरे तोड़ने शुरू कर दोगे, या पेड़ निकल जाएंगे हीरो के, आप उनको वहां से उठाना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे आपको सब्र रखना पड़ेगा। पहले तो आपका इम्तिहान लेगी ये बिजनेस, ये इंडस्ट्री आपका इम्तिहान लेगी सर। आप इस बिजनेस के लायक बन हो भी चुके, नहीं हो चुके, जो पैसा आपके पास आने वाला है उसको आप रख पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, पहले इस फील्ड के काबिल ये बनाएगी, तब जाके आपको ये अगला रास्ता देगी। तो हमें यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। जो जो आपके साथ सलूक होगा, ये इंडस्ट्री जो करेगी आपके साथ, उतार चढ़ाव जो आएंगे, उसको आपको अपने अंदर हजम करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छे लीडर बनोगे, अच्छे नेटवर्कर बनोगे। ठीक है सर। और इसके बाद हमारा जो 7 पॉइंट है वो है कल्चर। कल्चर को बड़ा ध्यान में रखना है सर। कल्चर एक ऐसी चीज होती है जिससे आपके उसका व्यवहार का पता लगता है, आपके रहन सहन का पता लगता है, आपकी समझ लीजिए औकात। यानी कि अगर मेरा कल्चर ठीक नहीं है, मेरी औकात सामने वाला पता लगा लेगा कि इसकी औकात क्या है, ये किस सोच का आदमी है। तो हमें अपने कल्चर को ठीक से रखना है। सबसे पहली जो चीज आती है कल्चर कल्चर के अंदर, वो आती है लैंग्वेज। आपकी लैंग्वेज के अंदर मिठास होना चाहिए, हम्बलनेस होनी चाहिए, यानी कि नरमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है खड़ी बात कर रहे हैं आप बैतू से, आपकी मिजाज के अंदर मिठास होना चाहिए, हम्बलनेस, नरमी। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे यूज ऑफ, यानी कि जो आपको यूज करना है लैंग्वेज के अंदर, जो यूज करना है उसको थोड़ा ध्यान दें। आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर हैं सर, सलाम नमस्ते नमस्कार आपको नहीं बोलना है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म से लोग यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर आपको मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे सिर्फ जो यूज करना है गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इन शब्दों को यूज करना है, ना कि नमस्ते नमस्कार सलाम दुआ, ये नहीं करनी है। आप इंडिविजुअल अगर अगर हो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन आप ऑफिस में या कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर या आप गैदरिंग के अंदर आप इन चीज़ों को यूज नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंटल और एंड स्माइल, यानी कि आपको हमेशा एक्साइटेड रहना है, यानी कि जोश जुनून से रहना है, और अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखनी है, क्योंकि परेशानी के साथ कोई जुड़ना नहीं चाहता। अगर आप पहले से परेशान रहोगे, हो रहोगे, गुस्से में रहोगे या घबराए हुए रहोगे, तो सामने वाला देख के आपको अंदाजा लगा लेगा, अरे तो पहले ही परेशान है, कह रहा था कि जिंदगी बदल देगी तेरी, इंडस्ट्री खुद की तो बदली नहीं। तो कुल मिला के हमेशा एक्साइटेड रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने अंदर, और चेहरे पे आपके स्माइल होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। ठीक है सर। उसके बाद यूज ऑफ सर, मैम और जी का यूज करना है आपको। जो आपकी अपलाइन है उनके लिए आप सर का यूज करेंगे, और जो लेडीज हैं उनके लिए आप मैम का यूज करेंगे। जो आपकी डाउनलाइन या आपकी जो टीम बनेगी, उनके सामने, उनके नाम के सामने आप जी लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर अपलाइन के नाम के सामने भी जी लगा रहे हैं। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, जी कहाँ लगेगा, मैम कहाँ लगेगा, सर कहाँ लगेगा। ठीक है। जो आपके अपलाइन है, सीनियर हैं, जो आपके, उनके सामने सर और मैम का यूज करना है नाम के सामने, और जो आपके टीम बनेगी उनके सामने आप जी लगा सकते हो, भाई अकिल जी, महबूब जी। ठीक है। इस तरीके से आप वो लगा सकते हो उसके अंदर। जो आपके अपलाइन है, जैसे मेरे अपलाइन आमिर सर हैं, आमिर सर कहूंगा मैं उनको, आमिर जी नहीं कह सकता मैं। या शाहजमा सर है तो शाहजमा जी नहीं कह सकता, शाहजमा सर ही कहूंगा। तो कुल मिला के इन चीजों का हमें ध्यान रखना है सर। इसके बाद यूज ऑफ व्हाइट शर्ट एंड टाई इन मीटिंग, कन्वेंशन एंड सेमिनार।
आपको हमेशा कोई भी मीटिंग हो, सेमिनार हो, कन्वेंशन हो, उसके अंदर हमेशा अपनी व्हाइट शर्ट का यूज़ करना है विद टाई और ब्लैक पैंट। ये तो रही उसकी बात किसी भी मीटिंग की या सेमिनार की, कन्वेंशन की। अगर आप वर्किंग करते हो डेली, वर्किंग करते हो, फील्ड में जाते हो, तो फॉर्मल कपड़ों को आपको यूज़ करना है और थोड़ा कपड़ों का कलर के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल चड़क-भड़क वाले, आँखों में चुभने वाले, ऐसा नहीं, सिर्फ नॉर्मल सिंपल। और उनको फॉर्मल तरीके से सिलवाना है ताकि आप देखने के बाद आपको कोई देखे तो लगे आप कि हाँ भाई ये मिलियन डॉलर का जो बिजनेस लेगा है इसके लायक ये दिखाई दे रहा। तो ऐसे नहीं चड़क भड़क वाले चमकदार कपड़े, पता नहीं तोतिया कलर सिलवा लिया, बिल्कुल लाल कलर सिलवा लिया, ऐसा कलर नहीं यूज करना है भाई। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखें। ऑलवेज बी इन गुड एंड डिसेंट फॉर्मल ड्रेस कोड, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आपका ड्रेस कोड बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए सर। एडिफिकेशन, आपको एडिफिकेशन बना करनी है अपनी कंपनी की, अपने अपलाइन की, और आपको अपने हमेशा अपने कंपनी की और अपने अपलाइन की हाइप बनानी है। कंपनी की हाइप बनानी है। अगर मिसाल के तौर पे कोई आपको नेटवर्क पर मिल गया, वो अपनी कंपनी की तारीफ पे तारीफ करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, करे जा रहा, कोई बात नहीं। आप उसकी कंपनी की बुराई न करें, आप अपनी कंपनी की क्वालिटी बनाना स्टार्ट करें, बताना स्टार्ट करें। अगर वो कह रहा है कि हमारे पास 500 एकड़ जमीन, आपको कहो 5,000 एकड़ जमीन, आप उसको कहोगे 2,10,000 एकड़ जमीन पर हम खुद की फार्मिंग करते हैं। कोई कह रहा है कि हमारे पास इतने पेटेंट है, आप उसको बताओ हमारे 241 से ज्यादा पेटेंट अब तक हो चुके हैं। अच्छा, पेटेंट तेरे पास अगर हैं, तेरे पास 150 पेटेंट है, अच्छा उसमें से ये बताओ कंटेंट के कितने हैं और कंटेनर के कितने हैं। बहुत सारे लोग जो है पेटेंट बना करवा लेते हैं, जो उनकी पैकिंग होती है, पैकिंग को भी पेटेंट करा रहे हैं, उसको भी आप पेटेंट के अंदर गिनना, तो हम उसको नहीं मानता। हमारे जितने भी सारे पेटेंट हैं सारे कंटेन के हैं, नहीं कंटेनर के। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। आप उसको बढ़िया करके आप उसके सामने अपनी कंपनी की हाइप बनाओ। कोई अगर अपलाइन के बारे में डिस्कस करे तो अपलाइन की बढ़िया सा हाइप बनानी है। ठीक है, जो है वो ही बताना है, जो नहीं है उसको आप प्रमोट नहीं करोगे, क्योंकि झूठ बोल के आप कंघी बेच सकते हो, दोबारा वहां पे जा नहीं सकते सर। गंजे को अगर कंघी बेच दी तो आप उस फील्ड के अंदर, उस एरिया के अंदर दोबारा जा नहीं सकते। आप उसको ईमानदारी से, सच्चाई के साथ तेल देगा, वो आने वाले टाइम में वो आपसे कंघी भी खरीद लेगा। ठीक है। आठवीं चीज है हमारे पास एथिक्स और वैल्यू। इस बिजनेस के जो एथिक्स हैं उनको थोड़ा फॉलो करना है हमें, उनके बारे में समझे आप। और वैल्यूज क्या है, इनकी वैल्यू क्या है वो देखते हैं। ऑलवेज अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ योर टाइम। आप हमेशा अपने टाइम की कदर को समझें और उसकी वैल्यू को समझें, और हमेशा उस चीज़ को लिए चौकस रहे कि हमारा जो टाइम है हमारे लिए कितने कीमती है। और आप अपने टाइम की वैल्यू को निकालने, आपका 1 घंटा कितने का है, आपका 1 मिनट कितने का, आपका 1 दिन कितने का है। अगर आपने अपने टाइम की वैल्यू को निकाल लिया सर, इसके अंदर आपके 80% चांसेस खत्म हो जाते हैं आपके टाइम वेस्ट होने के, क्योंकि आपको आपकी टाइम की वैल्यू को पता है। आप ऐसी जगह टाइम वेस्ट करोगे नहीं जहाँ पे आपका टाइम खराब हो रहा हो। आप हमें हमेशा अपने टाइम को इन्वेस्ट करने की सोचोगे, ना कि वेस्ट। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू को निकालना है, इसकी कदर को समझना है। ठीक है सर। ऑलवेज फॉलो यूर एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन। आप हमेशा अपने एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल अपलाइन को फॉलो करेंगे। जो आपका एक्टिव और रिस्पॉन्सिबल अपलाइन है वो कौन सा होता है भाई? अपलाइन कौन सा होता है? अपलाइन कौन होता है? जिसने आपको ज्वाइन कराया बिजनेस के अंदर, वो आपका अपलाइन है। लेकिन अगर वो सिस्टम में नहीं है, सिस्टम को फॉलो नहीं करता, बुक्स नहीं पढ़ता, सेमिनार के अंदर नहीं आता, सर वो आपका एक्टिव रिस्पॉन्सिबल अपलाइन नहीं हो सकता। अपलाइन है लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो आप उसको फॉलो नहीं करोगे। उसको महसूस ना हो कि आप उसको फॉलो नहीं करते, उसके सीनियर अपलाइन को आप फॉलो करोगे जो एक्टिव होगा। ठीक है। सबसे पहले देखो सिस्टम के जो एथिक है, सबसे पहली चीज जो आपका प्लान है, सबसे पहले आप उससे डिस्कस करेंगे अगर वो फील्ड के अंदर है और काम को कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप उसको फॉलो करेंगे। ये सिस्टम कहता है सर, ना कि उसके सीनियर अपलाइन के पास जाए। पहले आप उससे डिस्कस करेंगे, भले ही चाहे वो आपसे छोटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका सीनियर है इस फील्ड के हिसाब से, तो आप उससे डिस्कस करेंगे अब करना क्या है। ठीक है, उसके बाद अगर उस अप्लायंस से भी ये सिस्टम या कोई सिचुएशन है उसका हल नहीं निकल पा रहा, तो आप उसके सीनियर अप्लायन, यानी कि आप और वो दोनों मिलके आप अपने सीनियर अप्लायंस से डिस्कस करोगे, सर इसका हमें हल निकाल के दे। इसमें कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है सर। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आपके पास आज कोई चीज, एक चीज नहीं आती, उसको सीखने के लिए आपने एक बार मैडम से खड़े होकर क्लास में पूछ लिया कि मैम ये कैसे होगा, तो आप एक बार बेवकूफ बने, एक बार आपकी मजाक उड़ी, लेकिन सारी जिंदगी के लिए वो आपकी गलती सुधर गई। अगर आप नहीं पूछते हो, सारी जिंदगी उस गलती को करोगे, सारी जिंदगी नुकसान आपका होगा। तो इसमें कभी अपना आपको छोटा ना समझे, अगर कोई चीज नहीं आती तो पूछ सकते हो, बेफिक्र होगे।
लेकिन जब आप पूछे तो उसको अपने पास लिख के सेव कर लें, ताकि अगर दोबारा ज़रूरत पड़े अप्लायंस से दोबारा उस चीज़ के बारे में डिस्कस ना करनी पड़े। अगर आप उसकी चीज़ के बारे में दोबारा डिस्कस करते हो, तो आपका अप्लायन आप अपने अप्लायन की नज़र में छिड़ जाओगे, ये गैर ज़िम्मेदार है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ गए आप? तो उस इंसान से भी अप्लायन करता है जो कि एक ही चीज़ को बार-बार पूछ रहा हो। ये अगर समझ नहीं आ रही तो एक अलग चीज़ है। ये समझ आने के बाद उसने नहीं लिखा, भूल गया, दोबारा फिर पूछ रहा, तो गैर ज़िम्मेदार है। तो कुल मिला के जब भी अप्लायंस आप मिलें, तो अप्लायन के पास आप पेन, डायरी, कॉपी लेके बैठे, कोई चीज़ बताए तो उसे नोट करें, ठीक है? और अपलाइन कौन-सा होता है? जिसने आपको जॉइन कराया, लेकिन फ़ॉलो उसको करेंगे जो एक्टिव होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा और अपने सिस्टम अपने बिज़नेस को ज़िम्मेदारी के साथ कर रहा होगा सर, ठीक है? तीसरी चीज़ है इसके अंदर हमारी सी, इसके अंदर एनवायरनमेंट, हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई। एनवायरनमेंट का ख़्याल रखना है सर। एनवायरनमेंट मिसाल के तौर पे आप इस बिज़नेस के अंदर आए, ठीक है? माहौल का ख़्याल रखना है क्योंकि यहाँ पे आपके साथ लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, सभी हैं। किसी की बहन के साथ काम करता है, किसी का भाई साथ काम करता है, तो इन चीज़ों का ख़्याल रखना है। कोई ऐसा बंदा बिज़नेस के अंदर ना आए जो माहौल को ख़राब करे। जिस तरीके से शादाब सर आज बता रहे थे, अपने कैरेक्टर को सँभाल के रखना है, तो उसके अंदर एक चीज़ ये भी आती है एनवायरनमेंट, तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि माहौल को ख़राब ना करे, यानी कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे, हमें वो मछली को पहले से नज़र रखनी है, वो आ ही ना पाए हमारे तालाब के अंदर। कुल मिला के कहने का मतलब है माहौल का बहुत अच्छे तरीके से ख़्याल रखना है, उसको बना के रखना है, कोई भी गैर ज़िम्मेदारी वाली बात ना हो, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लेडीज़ हैं, वो हमारी सिस्टर की तरीके से हैं, जितने भी जेंट्स हैं, वो हमारे ब्रदर की तरीके से हैं, ये सोच के हमें बिज़नेस को करना है। और उन लोगों का ख़्याल रखना है जो कि मैं बोल सकता हूँ जो नशा करते हैं। जैसे कोई शराब पीने वाला है, उसको ध्यान रखना है वो उस बिज़नेस के अंदर ना पहुँचे। या अगर पीता भी है तो ऐसे टाइम पे पीता हो जो किसी को मतलब जिससे किसी को प्रॉब्लम ना हो। एक तो होता है शराब पीने वाले वो टाइम टू टाइम पीता है। चलिए कोई बात नहीं, किसी को उनसे प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो मेरे टच में है, वो इसके अंदर बिज़नेस के अंदर भी हैं। वो ऐसे टाइम पे पीते हैं कि उनको कोई उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा होता है नशेड़ी जो सुबह में नाश्ते में कर लेते हैं काम, तो ऐसे लोगों को नहीं लाना है। कोई बंदा अभी जेल से छूट गया, पता लगा उसने आगे इस बिज़नेस को जॉइन करा दे, चलो भाई कुछ नहीं कर रहा था, मैं यही काम कर लिया, तो माहौल खराब होता है इस चीज़ से। कोई नशा करता है, कोई सुल्फा है, पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, तो उन लोगों को हमें थोड़ा ध्यान रखना है, ऐसे लोगों को बिज़नेस के अंदर नहीं लाना। ठीक है? एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। डी, डिसिप्लिन द पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, यानी कि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग डिसिप्लिन समझते हैं सिर्फ टाइम से आना, टाइम से जाना, ठीक टाइम पे काम को करना, ये डिसिप्लिन है। सर डिसिप्लिन ये नहीं होता सर। ये एक पार्ट है इसका, डिसिप्लिन का एक पार्ट हो सकता है, टाइम से आओ, टाइम से जाओ। डिसिप्लिन होता है सर, जो ज़रूरी काम है उनको ज़रूर करना, गैर ज़रूरी काम को कभी ना करना। अब जो ज़रूरी काम है वो कौन से हैं सर? मिसाल के तौर पे जिसकी आपने लिस्ट बनाई, जो आपको करना ही करना है, वो ज़रूरी काम है उनको ज़रूर करना, उनको छोड़ना नहीं है। और गैर ज़रूरी काम है उन्हें कभी ना करना। मिसाल के तौर पे गैर ज़रूरी काम कितने ही आसान हो, कितने ही सरल हो, उनको कभी नहीं करना है, ये डिसिप्लिन में आता है। और जो ज़रूरी काम है, चाहे वो कितनी ही मुश्किल हो, उनको ज़रूर करना, ये डिसिप्लिन है। अगर आप इन काम को कर रहे हो पाबंदी के साथ, तो एक आप अनुशासित ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं, टाइम के पंक्चुअल आप माने जाएँगे। आप डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन वाले बंदा माने जाएँगे। तो हमें डिसिप्लिन का ख़्याल रखना है विद टाइम की पंक्चुअलिटी, और उन गैर ज़रूरी कामों से ज़रूर बचना है, चाहे वो कितने ही लुभाने वाले हों, कितने ही आपको मज़ा देने वाले हों, चाहे कितने ही आसान हों, उनकी गैर ज़रूरी कामों से ज़रूर बचना है, ठीक है? और ई जो होता है मोबाइल को स्विच ऑफ रखना है। हमेशा आपने अपलाइन की मौजूदगी में मोबाइल को स्विच ऑफ रखें, साइलेंट रखें, ठीक है? उनके मान-सम्मान के लिए, क्योंकि इसके अंदर आपका भी फ़ायदा है, अगर कोई बात चल रही तो आगे आपके समझ आ गई तो हो सकता है उससे आपके लिए कुछ बेहतर हो जाए। मोबाइल को ऑफ रखें, ठीक है? 9वाँ पॉइंट है हमारा ऑलवेज़ रिमेंबर, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। दिस इज़ द बिज़नेस ऑफ लर्निंग, यानी कि सीखने का बिज़नेस है सर ये। यहाँ पे जब आप बिज़नेस के अंदर आते हैं तो ये सोच के आएँ कि हमें यहाँ से सीखना है। स्टूडेंट की तरह इस बिज़नेस को करोगे तो जल्दी कामयाब हो जाओगे। और अगर यहाँ पे ये सोच के आए कि भाई मैं तो पहले से बीएड हूँ, पीएचडी हूँ, मैं तो साइंटिस्ट हूँ, भाई ये सोच के बिज़नेस के अंदर आए तो सर कामयाब नहीं होंगे। तो हमें क्या करना है यहाँ पे सीखने के हिसाब से इस बिज़नेस को करना है, हमें सीखना है पहले। सीखने के हिसाब से हम ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, सीखने के हिसाब से हम सेमिनार में जाएँगे, कन्वेंशन में जाएँगे, हर जगह हमें सीखना है। बुक से सीखेंगे, वीडियो से सीखेंगे, अपने अपलाइन से सीखेंगे, डाउनलाइन से सीखेंगे। ठीक है सर? सीखने के हिसाब से बिज़नेस को करना है। देखो मैं आपसे बताऊँ छोटा बनने के बहुत फ़ायदे हैं सर। अगर आप बड़े बन गए कि मेरे पास सब कुछ आता है, तो दुनिया को तलाश रहेगी आपकी एक गलती की, जो गलती करें हम इसकी मज़ाक उड़ाएँ। अगर आप पहले से ही ये सोच रहे हैं कि मैं बहुत छोटा हूँ,
और अपना आप को छोटा बना के चल रहा है। अगर आपसे कोई गलती हो जाएगी ना तो सामने वाला आपको उस गलती को इग्नोर कर देगा, कोई बात नहीं यार, तो पहले से ही बहुत मतलब छोटा बन के काम करता है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज क्या है, सीखना, लर्निंग। दूसरी चीज डूइंग। ये चीज बीच में नई थी, इसको ऐड किया गया, क्योंकि सीखने के बाद बंदा चौधरी बन जाता है कि भाई जी मेरे को तो सब कुछ आ गया, मैं बन गया अब बापू, बादशाह, मैं बन गया अब चौधरी, मैं बैठूंगा टांग पे टांग रख के अब टीम को दौड़ाऊंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। सीख लिया, अब उसको करना है, खुद से करना है, डूइंग। उसके बाद टीचिंग, अब इसको सिखाना है। जो आपने टीम बनाई, पहले सीखा, फिर डूइंग, यानी कि आपने किया, आपके साथ टीम बन गई, अब उसको टीम को सिखाना है, टीचिंग करनी है उसकी। उसके बाद डुप्लीकेटिंग, अब जो आपने टीम को सिखाया, अब टीम को बताओ कि इसी चीज को आगे डुप्लीकेट करें। उसके बाद रिपीटेशन, रिपीटिंग, यानी कि उस चीज को बार बार करें। बहुत से लोग कहते हैं ना, सर हमने तो कल भी करी थी प्लान में, तो प्लान कर करके बोर हो गया सर। ऐसा नहीं है, हमारा बिजनेस रिपीटेशन का है। वो कहता है, ब्रूस ली की एक स्टेटमेंट है, वो कहता है कि मुझे उस इंसान से कभी डर नहीं लगता जिसके पास 1,000 तरीके आते हों मात देने के, यानी कि चित्त करने के, उसकी लैंग्वेज में 1,000 तरीके जिसके पास आते हो, मैं उस इंसान से कभी नहीं डरता। मैं उस इंसान से डरता हूँ जिसके पास मात करने का एक तरीका, जिसने उस पर 1,000 बार प्रैक्टिस कर रखी हो। तो कुल मिला के उससे ये मैसेज मिलता है कि जिस एक चीज का आप 1,000 बार प्रैक्टिस करते हो, उसके अंदर वो महारत हासिल कर लेता है, ना कि 1,000 तरीके जानने वाला। ठीक है सर। तो रिपीटिंग हमें करना है बार बार इस बिजनेस के अंदर, हमें रिपीट करना है हर चीज को, रिपीटेशन का बिजनेस है। द मोर प्रेजेंटेशन शो द प्लान, ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन शो करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन आपको शो यहाँ पे करनी है। और द मोर प्रेजेंटेशन यू शो द बेटर यू ग्रो, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन शो करो और बहुत ज्यादा बेहतर यहाँ से ग्रो करो, यानी कि कामयाबी की तरफ चढ़ो। उसके बाद 10वां पॉइंट हमारा है सर, प्रिंसिपल ऑफ सेमी डायरेक्ट। इसके अंदर कुछ प्रिंसिपल हैं। सच्चाई, सच्चाई से हमें इस बिजनेस को करना है, बहुत सच्चाई के साथ इस बिजनेस को करना है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके की धोखाधड़ी नहीं है। और अगर आप 96 रुपए का पेस्ट भी खरीदते हो, आपके हाथ में पेस्ट बाद में आएगा, पहले बिल आएगा। किसी तरह की कोई टैक्स की चोरी नहीं है। सच्चाई से, ईमानदारी से हमें इस बिजनेस को करना है। और ईमानदारी, ईमानदारी दिखानी है अपने बिजनेस के प्रति, कि आपका क्लाइंट आपके पास कॉल कर रहा, आपने उसको बोल दिया कि सर मैं तो अभी आ नहीं सकता, तो ये आपने यहाँ पे आप बेईमानी की, गलत बात है, झूठ बोलना। तो ईमानदारी से बिजनेस को करना है। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो आप, नेक दिली, आपको अपने दिल के अंदर हमेशा सामने वाले के लिए एक वो रखना है। आपको नेक दिल होने चाहिए। कुल मिलाए कहने का मतलब यह है कि वो मिसाल भी है बड़ों की, नेकी कर दरिया के अंदर डाल। तो यहाँ पे आप दूसरे लोगों की मदद करते जाओ, आपको महल, आप अंबार पे कब पहुंच जाओगे आपको पता भी नहीं लगेगा सर। उसके बाद है सर जुनून, जुनून के साथ, यानी कि मैंने पैशन के ऊपर बात की थी, तो जुनून का होना भी बहुत जरूरी है। ये प्रिंसिपल है सेमी डायरेक्ट के, इनको याद रखना है। और एक चीज आती है प्यार, प्यार मोहब्बत से बचना है सर, ये कुछ नहीं होता। प्यार करना है अपनी बहन से, अपने सिस्टर से, अपने भाई से, अपने पापा से प्यार करें। अपने बिजनेस से, अपने लक्ष्य से, अपनी चाहतों से, अपने ड्रीम से प्यार करें। वो आपको फला, यानी कि आपको सक्सेस दिलाएगा, ना कि अदर कोई प्यार आपके जहन में हो तो उसको आप भूल जाएं। ऑल्ट कंट्रोल डिलीट कर दें उसको। कुल मिला के कहने का मतलब ये है। लिस्ट ऑफ फेयर, यानी कि अगर आपके अंदर किसी चीज का डर है तो आपको उसको पहचानना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई फेयर एंड द ओवरकम इट। अगर आपके अंदर कोई डर है, उसको पहचान के उसके ऊपर काबू पाना बहुत जरूरी है सर। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सर आप इस बिजनेस के अंदर फेल हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वो डर कौन कौन से होता है? सबसे पहला डर है, होता है पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि लोगों के सामने बोलने का डर। बहुत सारे एसोसिएट होते हैं जो कि, बहुत सारे क्या, 99% ऐसे एसोसिएट मिलते हैं जो कि लोगों के सामने थोड़ा हिचकिचाता है बोलते हुए। कुछ 1% लोग ऐसे होते हैं जिसमें गॉड गिफ्टेड, उनके अंदर ये चीज होती है कि जो कि बोलते हुए किसी के सामने हिचकिचाते नहीं। तो जो 99% है उनके लिए देखो, किसी भी स्किल को, किसी भी चीज को सीखा जा सकता है, सीखने के बाद किया जा सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। जो डर है उसको पहचानना, और पहचानने के बाद उसको कंट्रोल करना, और उसके ऊपर महारत हासिल करना। लोगों के सामने बोलने का डर है तो इतना बोलना है, इतना बोलना है, इतना बोलना है कि वो डर ही दिल से निकल जाए। अगर आप उनको जानते हो, इब्राहिम लिंकन को, अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, मैं कहता हूँ जिस टाइम उनके घर के अंदर मेहमान आते थे सर, वो किसी दरवाजे के पीछे किसी कमरे में जाके छिप जाया करते थे, इतना डर था उनको किसी के सामने बैठ के बोलने से। लेकिन जब उन्होंने इस डर को पहचान लिया तो खुद प्रैक्टिस की, जंगल में जाके पेड़ों से बात की, शीशे के सामने खड़े होकर मेहनत की। वो आज हिंदुस्तान के, अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, इब्राहिम लिंकन। तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो डर है अजनबी से बात करने का, ये भी बात करने वाली बात है यहाँ से। तो जितना डर, जो डर आपके सामने आ रहा था उसको आप
पकड़े और उसको दूर करने की कोशिश करे ज़्यादा से ज़्यादा बात करके। वो कहता है जिस काम को नहीं, जो काम नहीं हो सकता उसी को करना है। असफलता का डर, अगर आपको ये डर है कि पता नहीं मैं कामयाब होऊँगा या नहीं होऊँगा, अगर इस चीज़ का डर है तो इस डर को आप बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि आपने एक ऐसा सिस्टम को पकड़ लिया जो कि आपकी मंज़िल तक आपको लेके पहुँचेगा। और एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिल्ली जाना है सर, अगर दिल्ली आपको जाना है और आप यहाँ से चढ़ गए छत्तीसगढ़ में, जिसके अंदर बिहारी आपको मिलने वाले हैं जो कि बहुत बुरी तरीके से ट्रेन के अंदर सफ़र करते हैं। उनके बीच में फँस गया, गर्मी का मौसम है, ठीक है सर? और आप उसमें चढ़ गए, तो आप ये बताओ आप दिल्ली तक पहुँच जाओगे? भाई ट्रेन के अंदर अगर चढ़ गए तो ज़ाहिर-सी बात है पहुँचना ही पहुँचना है, बस शर्त ये है कि उतरे ना कहीं पे भी। क्योंकि स्टेशन कहीं आएँगे बीच में, ट्रेन रुकेगी, अगर आप गर्मी को देख के, परेशानी को देख के उतर गए, तो सर आप कभी अपनी मंज़िल तक पहुँच नहीं पाओगे। तो इसी तरीके से आप एक ऐसे बिज़नेस के अंदर आ चुके हैं, सेमी डायरेक्ट एक ऐसी ट्रेन है और ये ट्रैक एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो कि आपको सीसीएम तक लेके जा रहा है। आप सेमी डायरेक्ट ट्रेन के अंदर चढ़ तो गए, अब इसके अंदर जो दिक्कत परेशानियाँ आएँगी, गर्मी लगेगी, सर्दी लगेगी, इनको देखने के लिए बाद आपको उतरना नहीं है। इनको फेस करना है और आप अपनी मंज़िल तक पहुँच जाओगे, यानी कि सीसीएम विद कैपिंग। हफ्ते का 1,30,000 रुपए हफ्ता, ठीक है? वहाँ तक हमें पहुँचना है, उतरना नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, ना जी मैं तो ज़िद्दी, मैं तो बैठा, मैं तो पहुँचना ही पहुँचना है, मैं नहीं उतरता, ठीक है? हमें ज़िद पाल के रखनी है। ये यहाँ तक कि हमारी क्लियर हो चुकी है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो ऐड कर लेना। अब जितने भी नए एसोसिएट आएँगे उनके दिमाग में आप पहले ही एक चीज़ डाल दें कि आपकी एनडीटी, आपका प्लान, आपकी एनडीटी हो गई, आपका प्लान हो गया, ये 5 मैं करूँगा, 5 प्लान मैं करूँगा, बाकी आपको खुद करने हैं, 5 एनडीटी मैं करूँगा, बाकी आपको खुद करनी है, 5 फ़ॉलो-अप आपके मैं करूँगा, बाकी आपको खुद करना है, ये उसके पहले दिन से ही दिमाग में डालना है, बेसिक के साथ। अब क्या हुआ, उसके दिमाग में एक इमेज बन गई कि भाई छठा मुझे करना है, अब उसको फ़िक्र रहेगी यार मुझे सीखना है, उसके अंदर लगन पैदा होगी सीखने का, आप उसको थोड़ा-थोड़ा देते रहो, 5 की जगह 6 प्लान कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके, 7 कर दो, 8 कर दो, लेकिन उसके अंदर एक वो चीज़ पैदा करो वो सीखने की, ठीक है? उससे करवाओ। 5 प्लान आपको दिखाने हैं, 5 प्लान मैं खुद दिखाऊँगा, छठा आपको खुद करना है। मैं बैठूँगा आपके साथ, अब उसके साथ आपको बैठना है, 5 प्लान उसके देखो कैसे कर रहा है वो, ठीक है? उसके बाद अब उसको बोलो जिस तरीके से मैंने तेरे साथ काम किया, इसी तरीके से अपनी टीम के साथ काम कर। अपनी टीम के अंदर जो लोग आएँगे 5 प्लान उनके खुद कर, फिर उनके 5 देखने हैं, फिर उनको भी यही चीज़ आपको सिखानी है। कुल मिला के इस हिसाब से काम करना है, पहले दिन से उसको पता होना चाहिए, ठीक है सर? और वेलकम मैसेज देना है, वेलकम मैसेज ज़रूर दें, खुद दे सकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अपलाइन से उसको कॉन्टैक्ट करा दें। वेलकम मैसेज देने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से घुंटी काम करती है ना बच्चे के लिए, उसकी जो पेट की बीमारी होती है, वो घुंटी जो है सारी खत्म कर दें। इसी तरीके से वो घुट्टी 555 देनी ज़रूरी है हर न्यू एसोसिएट को। अगर वो नहीं दी तो उसका डाइजेशन हमेशा ज़िंदगी भर खराब रहेगा। वो कौन से हैं 3 सवाल, उसको भी सुन लें आप। वो 3 सवाल हैं सर। पहला सवाल है कि सर आप इस बिज़नेस के अंदर आए, आपका वेलकम है, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस बिज़नेस के अंदर, सामी परिवार के अंदर। लेकिन आप इस बिज़नेस में कामयाब होंगे, सफलता तक पहुँचेंगे, एक अच्छे यहाँ से नाम बनाएँगे, पहचान बनाएँगे, यहाँ से नेम फेम कमाएँगे, आप 1,30,000 रुपए हफ्ते का कमाएँगे। सर उसके अंदर रोल मेरा नहीं है, मेरा अपलाइन का नहीं है, मेरी कंपनी का नहीं है, इसमें रोल है सर आपका। मेहनत आपने की। अब दूसरा, इसका जो दूसरा पार्ट है वो है कि सर अगर किसी वजह से यहाँ पे आप फेल होते हो और जो आपने सपने चाहते देखी वहाँ तक नहीं पहुँचते हो और फेल हो जाते हो, उस बिज़नेस को गिव अप कर देते हो, सर उसमें भी रोल हमारा नहीं है, हमारी कंपनी का, हमारे अपलाइन का नहीं रहेगा, उसमें रोल भी आपका ही रहेगा। और उसमें आप थोड़ा-सा बता सकते हो इस बिज़नेस के अंदर कि आप इस बिज़नेस के अंदर एक बहुत छोटी अमाउंट से आते हो, जिसकी प्रोडक्ट आपको हैंड टू हैंड रिटर्न मिल गए। तो सर आपको बिज़नेस को छोड़ना बड़ा आसान है आपके लिए, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आप तो ये सोचोगे यार जो मैंने पैसे दिए चल प्रोडक्ट तो मिल गया, कौन धक्के के खाएगा, कौन लोगों की ना सुनेगा, ठीक है? छोड़ना बस आसान है, ज़ीरो एग्ज़िट कॉस्ट आपकी है। लेकिन अगर इसको कर लिया, जिस तरीके से बताया जा रहा है और 5 साल हमने इसको कर लिया और 5 साल के अंदर अगर तख्ता पलटोगे तो कहाँ तक आप पहुँच जाओगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके दिमाग में ये डालना ज़रूरी है कि ये जो बिज़नेस है सर, इस बिज़नेस के अंदर हम आपके साथ काम कर सकते हैं, हम आपके लिए काम नहीं कर सकते। इस चीज़ को उसको ज़रूर बता दें। इसका बहुत गहरा सवाल है। हम आपके साथ काम कर सकते हैं, आपके लिए काम नहीं कर सकते। होता क्या है, बिज़नेस में आने के बाद बंदा ₹11,000 में अपने अपलाइन को खरीद लेता है। अब वो उसका अपलाइन ही प्लान करेगा, उसका अपलाइन ही फ़ॉलो अप करके आएगा, उसका अपलाइन ही सब काम करेगा। वो बैठ के नवाब घर में खाएगा। अगर नहीं किया तो उसके सीनियर अपलाइन को फ़ोन कर दे, सर इन्होंने मेरा प्लान ही नहीं किया। ठीक है ना? तो इस तरह के जो लोग हैं, तो उनसे अगर बचना है या इस तरह का जरासीम आपके न्यू एसोसिएट के अंदर पैदा ना हो, तो उसको पहले दिन ये चीज़ बता दो कि हम आपके साथ काम कर सकते हैं, सर आपके लिए काम नहीं कर सकते। कभी आप इस चीज़ को गलतफ़हमी में ले लें कि भाई अप्लाई नहीं करेगा सब कुछ। सीख काम को, ठीक है? 1 प्लान को बेकार कर, 2 को कर, 10 को कर, 50 को कर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सीख। हम यहाँ पे ब बंदे को चावल उगाना सिखाते हैं, ना कि चावलों को बोरी दे के मदद करते हैं। ठीक है सर?
इस चीज़ का ख्याल रखना है। बाकी इसके अंदर कुछ समझ ना आए, कोई भी चीज़ हो, कोई भी डाउट सवाल हो सर, वो आप पूछ सकते हो। 11:30 बज चुके सर। जी समझ में आया सर, एनडीटी कैसे बेसिक ट्रेनिंग कैसे करनी है। जी सर। तो अगर आप की जाए, अगर आप करो अच्छे तरीके से कर लोगे, ऐसा तो नहीं है कि भाई पढ़ पढ़ के सुनाना पड़े, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सर। कोई भी देखो काम हो उसकी आप प्रैक्टिस करते हो। अगर आपने रमजान शरीफ में तरावी सुनाई तो सर उसके अभी 1 महीने पहले या 10 दिन 15 दिन पहले प्रैक्टिस की होगी, प्लानिंग की होगी, उसके अच्छे तरीके से एक बार पूरा पढ़ा होगा, कुरान शरीफ सुनाया होगा, उसके बाद आपने तरावी पढ़ी पढ़ी कि नहीं पढ़ी सर। इसी तरीके से यहाँ पे है, सर कोई साल सिस्टम लगा अलग था नहीं है। पूरा। हाँ बस देख लो, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे भी तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप कर सकते हो। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये मुश्किल है वो मुश्किल है। देखो अगर कुरान शरीफ जैसी, जो कि दुनिया के अंदर सबसे टफ लैंग्वेज है, वैसे तो फारसी है, लेकिन अरबी सीखना भी कोई आसान बात नहीं है। सीखने के बाद उसको याद करना, बिल्कुल ज़बर और ज़ेर का भी फ़र्क ना है, एक बहुत बड़ी कला है सर, बहुत बड़ी। मैं मानता हूँ कि जिसने इसको कर लिया उसके लिए दुनिया में कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अब आप लोग हैं, आप लोगों ने ये तो किया हुआ है भाई, आप लोगों ने हिफ्ज़ किया हुआ है, तो आपके लिए तो बहुत आसान है सर। तो कुल मिला के मेहनत करने की ज़रूरत है, फोकस को सेट करना है, उसके ऊपर मेहनत करनी है, सब हो जाएगा सर, ठीक है। कल को ओके सर। आपका अकेले आपका पार्ट है वाई वेलनेस। सामी डायरेक्ट, वाई वेलनेस का, तो वाई आप उसकी वाई अच्छे से प्रैक्टिस करें। जी क्या बोल रहे हो सर। वही सर, वाई वेलनेस। हाँ वाई वेलनेस की आप प्रैक्टिस करें। अब्दुल समद जी आपका जो पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करें। शायद महबूब सर आपका जो पार्ट है उसकी प्रैक्टिस करें। आफिया मैम आप भी प्रैक्टिस करें, कल को धुआं उठा देना है बस, कुल मिलाए कहने का मतलब ये है, ठीक है। और अगर जैसे अब नेक्स्ट टाइम हम ये क्या करेंगे, अब जब वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे, जाहिर सी बात है टीम बनेगी तो ट्रेनिंग ये रखी जाएंगी सबकी। एक हफ्ते रूड की टीम, यानी कि उसके अंदर महबूब सर हो गए, अखिल जी हो गए, जामिन सर आपके साथ को साथ ही उनको लगा लेना। रूड की टीम करेगी पूरे हफ्ते की ट्रेनिंग यूपीएस, जिसमें सारे पार्ट आप आपस में डिवाइड कर लेंगे, बांट लेंगे, ठीक है। फिर एक हफ्ते नागल टीम करेगी, फिर एक हफ्ते सहारनपुर टीम करेगी। इस तरीके से हम अपना अपना टाइमिंग बांट लेंगे। और यूपीएस जो करेंगे हम जोम ऐप पे क्या करेंगे, पूरी टीम को इकट्ठा करके 40 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, 200 की, 500 की, जितनी हमारी टीम होगी सारे जूम ऐप पे। ये परमानेंट हमें चला के रखना है सिस्टम जूम ऐप पे। वैसे भी हम फिजिकल भी करेंगे, लेकिन जूम ऐप पे होना जरूरी है, ताकि सिस्टम बॉटम लेयर तक के 100% वही जाए जो कि ऊपर चल रहा, इसलिए जूम ऐप पे करना जरूरी है, ठीक है सर। ओके सर। बाकी आपका जो है एक स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में प्रमोट करो, और ये भी ज़रूरी है, ठीक है सर। सर महबूब जी कर देंगे। जो नहीं करने वाला वो मत बोले, जिसको करना है वो खुद खींच के डाल दे बस। जी ओके सर। ले लिया स्क्रीनशॉट, किसने लिया लिया है बता।